हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है उसमें सेकेंड स्टेप है ना, पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद में हमने बात की थी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का जो पूरा फिनोमिनॉन था वो पार्शियल प्रेशर और डिफ्यूज़न इन दो के ऊपर डिपेंडेंट था। तो वहाँ पर ये दो ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि डिफ्यूज़न कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहा है ना, कौन कौन से कंपोनेंट्स के बीच में हो रहा है और पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी स्टेप आपकी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बॉडी में गैसों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। एल्वेलाई तक जो आपकी ऑक्सीजन आई है उसे ब्लड कैरी करता है और वो सेल्स या टिश्यू तक ले जाता है, ठीक है ना। वहाँ फर्दर जो ऑक्सीजन है आपकी डिफ्यूज़ हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है सेल्स में, टिश्यू के अंदर, एज़ कम्पेयर टू ब्लड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ होकर ब्लड में चली जाती है। ये ब्लड आपका फर्दर कहाँ आता है? लंग्स में जो आपके एल्वेलाई है, जो वायु कूपिकाएँ हैं, उनके कॉन्टेक्ट में आता है, जहाँ पहले से कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है। तो ब्लड से ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डिफ्यूज़ हो जाएगी? एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से फर्दर उसको कहाँ रिलीज़ कर दिया जाता है? एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है। सिंपल सा मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ पर देखें, ब्लड और सेल्स के बीच में जो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करना, डिफ्यूज़ करना, इस प्रोसेस को हम यहाँ पर बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में कितनी स्टेप्स आ जाती है? तो भैया दो स्टेप है। दोनों गैसें हैं आपके पास में, दोनों गैसों का अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है, अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उस मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए हम दोनों को सेपरेट फॉर्म में स्टडी करेंगे। देखिए, एक आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, डायरेक्टली तो ये अपने सिलेबस के अंदर है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज दोनों ही नहीं है। लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मैंने आपको बताया था एक तरीके से वो डबल सर्कुलेशन है। कहाँ काम आएगा? सर्कुलेशन वाले चैप्टर में काम आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके के कुछ एलिमेंट्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर थोड़ी सी हेल्प करने वाले हैं। तो अपन इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि भैया ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो बॉडी में कैसे होता है, ब्लड ऑक्सीजन को कैसे कैरी करता है, सेल से टिश्यू तक कैसे ले जाता है? तो यहाँ पर देखें कि हमारे बॉडी में जो टोटल ऑक्सीजन है 100%, जितनी भी ऑक्सीजन है वो टोटल ऑक्सीजन आपकी 100% है। उस 100% ऑक्सीजन का 97%, 100% ऑक्सीजन का 97% जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। HbO2 का मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में इसको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। रिमेनिंग जो 3% आपकी ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व फॉर्म में क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़, एक पॉइंट देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट थ्रू दी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू होता है? आरबीसी के थ्रू होता है। आरबीसी में भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है।
विच इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड अप होके किसका फॉर्मेशन करती है, HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। देखो ये रहा आपका एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड अप होके क्या बना रहा है, HbO2। अब देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है, और नॉर्मली केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो कि जब ऑक्सीजन ऐड होती है या जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ हीमोग्लोबिन के साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ रही है, अटैच हो रही है, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन नहीं कहते हैं, बल्कि इसको कहते हैं ऑक्सीजनेशन। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीजनेशन कहेंगे। तो ध्यान में रख लेना कि हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन का अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन, नॉट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नहीं है बल्कि क्या है, ये ऑक्सीजनेशन है, ठीक है। अब देखिए कुछ डाटा, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, याद करनी है कि भैया 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो आपका कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। हमारी आरबीसी में, हमारे ब्लड में उपस्थित जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखें 100 ml ब्लड के अंदर है ना, 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। मैंने पहले यहां पर बता दिया 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना, 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, और 100 ml ब्लड जो है उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। तो 100 ml जो ब्लड है वो कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो आप इस 15 ग्राम को है ना मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.34 से, तो क्या आंसर आ जाएगा, 100 ml जो ब्लड है वो आपकी 20 ml ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी 15 ग्राम को जब आप 1.34 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 20 ml। तो ये 3 डाटा आपको ध्यान में रखने हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। 100 ml ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो अगर इस कैलकुलेशन की बात करें तो इसके हिसाब से 100 ml जो ब्लड है वो कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है, 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब अभी हमने बात की कि भैया जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड अप होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है इसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीजनेशन बोलते हो। लेकिन क्या हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन भी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। ओजोन की प्रेजेंस में, O3 की प्रेजेंस में जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, मेथेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। आप इस मेथेमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। तो ध्यान में रखें ऑक्सीडेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कौन, तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी ओजोन की प्रेजेंस में होती है। यानी ओजोन क्या करेगी, ओजोन हीमोग्लोबिन को मेथेमोग्लोबिन में ऑक्सीडाइज कर देगी। क्लियर। तो ये कुछ डाटा की बात। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। हिंदी में कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है ये रहा साहब आपका HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन से फर्दर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का क्या हो जाना, डिसोसिएट हो जाना, अलग अलग हो जाना, इसको बोलते हैं हम डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इस डिसोसिएशन के बेस पर हम क्या बनाते हैं, एक कर्व बनाते हैं, है ना। और ये कर्व है क्या, तो ये रिलेशनशिप है, किसके बीच में रिलेशनशिप है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कि कितने मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के हमारे ब्लड में है और वो कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच में जब हम रिलेशन बताते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको मिलता है सिग्मॉइड कर्व। आपको क्या मिलता है भैया, सिग्मॉइड कर्व मिलता है। ये जो एस शेप ग्राफ कहीं पर भी आ जाता है ना आपका, आप उसे क्या कहोगे, सिग्मॉइड कर्व कहोगे। अब सिग्मॉइड कर्व में देखिए, आपने जो एक्स एक्सिस है आपका और वाई एक्सिस, उस पर क्या लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर आपने लिया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB विथ ऑक्सीजन। मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपको बताता हूं। मान लीजिए आपकी बॉडी में 100 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के, ठीक है ना, कितने मॉलिक्यूल हैं, 100 मॉलिक्यूल आपके हीमोग्लोबिन के हैं, और आप धीरे धीरे एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। पहले आपने 20 मॉलिक्यूल दिए ऑक्सीजन के, फिर 40 दिए, फिर 60 दिए, फिर 80 दिए। आप धीरे धीरे जो है ऑक्सीजन का अमाउंट या ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऐड कर रहे हो। क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ती चली जाएगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। लेकिन कब तक होगा, जब तक कि जो हीमोग्लोबिन के टोटल 100 मॉलिक्यूल हैं वो ऑक्सीजन के 100 मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड अप नहीं हो जाते हैं। उस टाइम पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो पीक पर होगा। और ये यही चीज बता रहा है, देखो इनिशियली जब आपने 20 या 40 मॉलिक्यूल ऐड किए, 20 to 40 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ऐड किए, तो उस टाइम पर थोड़ी सी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो कम था। रीजन कि अभी भी 60 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के फ्री है ना। लेकिन जैसे ही आपने 60 मॉलिक्यूल ऐड किए तो यहाँ पर ग्राफ एकदम से बड़ा, जैसे ही 80 मॉलिक्यूल ऐड किए ग्राफ एकदम से बड़ा। लेकिन जैसे ही आपने 80 to 100 मॉलिक्यूल ऐड किए, आपकी जो पीक है ग्राफ की वो आ जाती है। यानी इसके बाद में अब ग्राफ और ऊपर जाने वाला नहीं है। रीजन, आपके पास में 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल थे और 100 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए, तो जितने भी हीमोग्लोबिन था वो पूरा का पूरा कंप्लीटली सैचुरेट हो गया है, संतृप्त हो गया है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो रिएक्शन की जो रेट होगी वो पीक पर होगी, है ना, इस समय। तो ये आपका इतना सा रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में कि भैया डिसोसिएशन कब होगा, तो जब ये ब्लड सेल्स या टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा जहां कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उस हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की प्रेजेंस में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट होगा और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। अब ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो ये फैक्टर इफेक्टिंग में आपको ध्यान में रखना है। देखें, एक होता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा है पीएच या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल सा फंडा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी तो डिसोसिएशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप सीधा सा रिलेशन बता सकते हो फॉर्मूले की फॉर्म में, PCO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा हुआ तो डिसोसिएशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप क्या बता सकते हो, PO2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और तीसरा जाता है पीएच। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी पीएच कम होगा, और पीएच कम होगा तो ब्लड एसिडिक होगा, और एसिडिक होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन है वो बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हो पीएच से कि अगर आप पीएच से लेते हो तो पीएच जो है अगर घटेगी तो डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो ये भी आपका एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन बन जाएगा। तो ध्यान में रखें, तीनों को आप फॉर्मूले से बता सकते हैं। क्लियर? उसके बाद में आ जाता है शिफ्टिंग, कि शिफ्टिंग में आपको दो ही चीजें ध्यान में रखनी है। क्या? कि अगर ये कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन है वो कम हो रहा है। और डिसोसिएशन कम हो रहा है कौन सी कंडीशन में कम होगा? जब PCO2 कम हो, PO2 ज़्यादा हो और pH जो है वो ज़्यादा हो, यानी बेसिक मीडिया हो, उस कंडीशन में कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगा। और जस्ट जो है उल्टी कंडीशन हो जाएंगी आपकी, तो उस टाइम में ये लेफ्ट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो HbO2 का जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये हमने बात की यहाँ किसके बारे में? हमने बात की अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में केवल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की पूरी मेथड हुई, उसके बाद अब अपन देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड कैसे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस फॉर्म में कैरी करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो देखें, हमारे बॉडी के अंदर या लंग्स में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी की सारी डिफ्यूजन के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। तो जो लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना पूरी बॉडी से, वो काम किसका है यहाँ पर? वो काम है आपके ब्लड का। तो ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है ऑक्सीजन को, और पूरी बॉडी की या पूरी सारी बॉडी की जितनी भी सेल्स या टिश्यू हैं उन सब से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके और एल्वेलाई तक लाकर या लंग्स तक लाकर क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। बाद में लंग्स से एनवायरनमेंट में डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाती है? डिफ्यूज हो जाती है। अब देखें कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड कर रहा है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, टोटल 100% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिंगल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। तो ध्यान में रखें सबसे पहले तो कि टोटल या 100% कार्बन डाइऑक्साइड का जो 7% है वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब किस में डिसॉल्व? इन प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कौन सा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में अप्रोक्सीमेट 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में, 20 to 25% जो है वो आपकी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का मतलब Hb जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होके जुड़ के क्या बनाता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। और एट लास्ट सबसे मैक्सिमम, तो ये भी आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? तो ध्यान में रखेंगे बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। किसमें? बाइकार्बोनेट। एंड थ्रू दी प्लाज्मा, थ्रू दी प्लाज्मा। बाइकार्बोनेट जो है वो एट लास्ट कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये बनेंगे तो आपके आरबीसी में, लेकिन ये कहाँ आ जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं। अब देखें, इसकी में बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में या बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी मैकेनिज्म की बात करूं उससे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह दीजिए, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह दीजिए नीट में, जो मैंने एक रिएक्शन की फॉर्म में, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती है ना, ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये एक फंडामेंटल जो है कंसेप्ट है जिसको मैंने रिएक्शन की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको इजी वे में याद रह सके। देखिए, दो तरह के इफेक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने। एक होता है बोहर इफेक्ट, बोहर ने दिया था तो बोहर इफेक्ट हो गया। हेल्डेन साइंटिस्ट था, हेल्डेन ने दिया था तो हेल्डेन इफेक्ट हो गया, वो तो उनके नाम के बेस पे हो गया। लेकिन एक्चुअली बोहर इफेक्ट होता क्या है? क्या होता है? देखो कि
जब प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी सेल या टिश्यू के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो फिनोमिनन या जो भी प्रोसेस होती है उसी को आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोहर इफेक्ट कहेंगे। तो क्या कहते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स या टिश्यू के कांटेक्ट में आता है तो सेल और टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है सेल्स या टिश्यू में जाके, होता है ना। इस कंसेप्ट को आप क्या कहेंगे, बोहर इफेक्ट। तो बोहर इफेक्ट में आपको मेनली ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट इन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन द ऑक्सीजन इज डिफ्यूज टू द सेल्स और टिश्यू। जस्ट उल्टा कंसेप्ट कहां होता है, याद कीजिए, तो जस्ट उल्टा कंसेप्ट होता है ऊपर एल्वियोलाई के पास में। क्या होता है, वहां पर होता है आपका जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है या फिर ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो हीमोग्लोबिन से अटैच रहती है, ठीक है ना। अब वहां पर क्या होता है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होकर और कहां चली जाती है, एल्वियोलाई के अंदर चली जाती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, ये कहां डिफ्यूज हो जाती है, ये हो जाती है एल्वियोलाई में। कहां डिफ्यूज हो जाती है, एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है ना। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। बोहर इफेक्ट का कंसेप्ट कहां आ जाता है, ब्लड और सेल्स के बीच का जो रिलेशन है वो, और हेल्डेन इफेक्ट जो है वो कहां आ जाता है, तो हेल्डेन इफेक्ट में आपको ध्यान में रखना है कि जो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच का रिलेशन है वो, ठीक है ना। अब अपन बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिनन, बाइकार्बोनेट जो है आपका, उसके थ्रू जो 70% ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे कंसेप्ट को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, इसको हैमबर्गर रिएक्शन या क्लोराइड शिफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। अब होता क्या है, बिल्कुल 3-4 स्टेप में है, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखना कि ये बाहर, ये आपकी पूरी की पूरी ब्लड वेसल है, ये दिख रही ना आपको, ये पूरी ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल के अंदर बहुत सारी ऐसी क्या होती हैं, आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। अब आरबीसी के बाहर यहाँ पर क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर ये ब्लड है तो ब्लड का ये प्लाज्मा हो जाएगा, बाहर प्लाज्मा हो गया, ये आपका क्या हो गई, एक आरबीसी हो गई। अब देखें होता क्या है कि प्लाज्मा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो आपकी किस फॉर्म में भाई, डिसॉल्व फॉर्म में रहेगी। इसके अलावा मैक्सिमम जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एंटर करेगी, आपके आरबीसी में एंटर करेगी, ठीक है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में वाटर के साथ में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करने वाली है। ये रहा आपका H2CO3 का फॉर्मेशन कर लिया। इस H2CO3 को आप बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको अपन, कार्बोनिक एसिड। अब देखो H2CO3 बन गया, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन। ये कार्बोनिक एसिड तुरंत जो है अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, यानी इसके जो आयन्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा, देखो ये H प्लस और HCO3 माइनस में क्या हो गया, टूट गया। इस HCO3 माइनस को आप क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, देखो ये तो हो गया आपका बाइकार्बोनेट बन गया, लेकिन ये आपका जो H प्लस है ये किसके साथ में रिएक्ट करने वाला है, ये आपकी हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो कैसे करेगा, देखिए कि ये आपका जो H प्लस है ये हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करके बनाएगा HHB, हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, हीमोग्लोबिनिक
एसिड, और चूंकि एसिड है तो आपको पता ही है कि ये इसकी जो पीएच है वो क्या कर देगा, डिक्रीज। अब ये जो रिएक्शन हुई मेनली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम की प्रेजेंस में होती है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जो आपको याद रखना है ना। कौन सा एंजाइम है, तो एंजाइम है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ध्यान में रखना। अब क्या होता है, देखो कि यहां पर जो बाइकार्बोनेट है आपका, ये बाइकार्बोनेट पोटेशियम आयन के साथ में रिएक्ट करके और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। क्या बना लिया इसने, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लिया, एक स्टेबल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन फर्दर कभी भी जो आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट है वो मतलब एक लंबे टाइम तक इस फॉर्म में नहीं बना रहता है, बल्कि ये तुरंत वापस क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें डिसोसिएट होगा भैया, तो ये होगा आपका पोटेशियम प्लस फर्दर बाइकार्बोनेट, क्या हो गया, अलग हो गया। अब इसी टाइम पर जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में भी एक रिएक्शन चलती है। प्लाज्मा के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है ये अपने आयनों में टूट जाता है। यहाँ पर सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। जो क्लोराइड है ये बाहर से अंदर आ जाता है भैया, जो क्लोराइड है वो बाहर से अंदर आ गया। ये क्लोराइड किसके साथ में रिएक्ट करता है, पोटेशियम के साथ में रिएक्ट करता है और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, KCl का। लेकिन समझिए आप कि जब बाहर से क्लोराइड आयन कहाँ आया, अंदर आया, तो बाहर जो आपके नेगेटिव चार्ज है उसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, उसकी कमी हो जाएगी। और उसकी कमी को या आयनिक इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो बाइकार्बोनेट है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये सब बाइकार्बोनेट आ गया बाहर, HCO3 माइनस बाहर आ गया। और ये HCO3 किसके साथ में, सोडियम के साथ में रिएक्ट करेगा और सोडियम के साथ में रिएक्ट करके बना लेगा ये NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ही जो आपकी मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड या 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लेकिन बाइकार्बोनेट बनाने में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है, आरबीसी का। आरबीसी में कौन सा एंजाइम, तो ध्यान में रखेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम which is responsible for the formation or synthesis of carbonic acid in RBC। सिंपल सा मैकेनिज्म था, कोई खास बात नहीं। अगर इतनी लंबी चौड़ी चीज भी ध्यान ना रहे तो आपको मैं 2 स्टेप में बता देता हूं। देखो क्या, बाहर से प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में आई, वाटर के साथ में रिएक्ट किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बना लिया। ये कार्बोनिक एसिड अपने आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, H+ और HCO3-। ये HCO3- जो है वो सीधा इसको बाहर निकाल दो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और भी इंटरमीडिएट रिएक्शन बहुत सारी होती हैं, लेकिन आप सीधा बाहर निकाल दीजिए। बाइकार्बोनेट आयन सीधा बाहर चला जाएगा। क्यों बाहर, क्यों गया, आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए, कि बाहर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में NaCl जो है वो Na+ और Cl- में टूट गया, और जो आपका Cl- है वो कहाँ चला गया, अंदर हो गया। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए बाइकार्बोनेट बाहर आकर सीधा सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। और इसी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ तक होता है, लंग्स तक या एल्वेलाई तक हो जाता है। तो ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी फॉर्म में डिफ्यूज होती है, या इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी जो NCERT के मैकेनिज्म्स हैं।